भारत का भूगोल कर रहे थे हम। ठीक है, आज का टॉपिक है भारत में उद्योग के विविध आयाम, यानी डाइवर्सिव डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इसको बड़ा कीजिए। प्राचीन काल में भारत अपने कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों, शिल्पों तथा वाणिज्य के लिए विख्यात था। आधुनिक औद्योगिक युग के आगमन के पूर्व भारत में कुटीर तथा घरेलू उद्योग समुन्नत अवस्था में थे। कैसे थे? समुन्नत, बड़ा अच्छा वर्ड है, उन्नत से बना है, समुन्नत थे। भारतीय मलमल, सूती एवं रेशमी वस्त्र, सूती छपे हुए वस्त्र, कलात्मक वस्तुएं आदि की विश्व में बहुत मांग थी। किंतु इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के परंपरागत हस्तशिल्पों को पर कठोर वज्रपात किया। ये जो ब्रिटिशर्स आए ना, इन्होंने हमारे क्या कर दिया, हस्तशिल्प को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया? कारण क्या था कि औद्योगिक क्रांति जो हुई, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ, वो कहां पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। कहां पर हुआ? इंग्लैंड में। ब्रिटिश शासकों की विनिर्मित सामान को आयात करने तथा कच्चे माल को भारत से निर्यात करने को प्रोत्साहित करने वाली नीति ने भारतीय परंपरागत हस्तशिल्पों का विनाश कर दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उनका नारा था केवल व्यापार, साम्राज्य नहीं। हम साम्राज्य जीतने नहीं आए, हम क्या करने आए? केवल व्यापार करने आए। लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ, सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ, थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ, फिर आपको पता ही है प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, उन्होंने देखा यार ये तो मतलब व्यापार से ज्यादा प्रॉफिट क्या है, हम तो यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, है ना। कथनी और करनी में अंतर था उनके। बाद में उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, हमारी जमीन पर टैक्स लगाया, हमसे ही टैक्स वसूला। उसी टैक्स के पैसे से कुछ छोटे से भाग से रुई खरीदी, क्या खरीदी? कॉटन खरीदा, कच्चे माल के रूप में उसको कहाँ भेजा? वो जो इंडस्ट्री चल रही थी इंग्लैंड में, वहां ले गए, वहां मशीनों से धागा बनाया, कपड़ा बनाया, उसको सिला, उसको लेके फिर क्या आए? भारत में आए, भारत में बेचा। और किसको बेचा? हम ही लोगों को बेचा। तो हमारी समझ में ही नहीं आया। हमारे पूर्वज बोलते थे कि सोने की चिड़िया था जी देश, और गरीबी में रह रहे थे हम लोग। बहुत समय तक हमारी समझ में नहीं आया और हम गरीब हैं क्यों। तो पता चला कि वेल्थ ड्रेन क्या हो रहा था, धन का बहिर्गमन हो रहा था। धन का बहिर्गमन का मतलब हमारे देश का धन कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक किताब लिखी, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया या इंडिया डेब्ट्स टू इंग्लैंड करके एक पैम्पलेट था। उसमें बताया उन्होंने कि किस प्रकार भारत का सारा धन कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। समझ में आ गया? फिर उनकी कुछ नीतियां थी। हमारा जो बनता था कपड़ा यहाँ पर, उस पर उन्होंने क्या कर दिया, उस अपने देश में आयात शुल्क लगा दिया। इतना ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगा दिया कि हमारे कपड़े बहुत महंगे हो गए। तो महंगा कोई भी नहीं खरीदना चाहता, सब सस्ते की तरफ, चीप की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने अपनी मशीनों में तैयार कपड़े पहनने शुरू किए। हमको भी उन्होंने क्या किया कि हमारा कपड़ा महंगा हो गया, उनका कपड़ा क्या हो गया? सस्ता हो गया। फिर क्या हुआ? भारत में भी वही प्रचलन हो गया। अब इस चीज को किसने समझा? महात्मा गांधी ने समझा। गांधी जी को आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन गांधी जी ने पकड़ा उस जड़ को। गांधी जी ने क्या किया? 20 लाख चरखे बंटवाए। क्या किए? कहा घर में सूत कातो, खुद कातो, कपड़ा बनाओ अपना, और 2 जोड़ी कपड़े काफी हैं पहनने के लिए। और खुद भी क्या किया? लंगोट धारण किया। खुद भी क्या किया? बंद कर दो दरवाजा। खुद भी कम कपड़े पहने। ठीक है, अब उससे क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ किसको? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहां ब्रिटेन में बैठे हुए, उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, भारतीय तो क्या कर रहे हैं, हमारी मशीनों में बने हुए कपड़े पहन ही नहीं रहे हैं। और उस समय था भी, जो खादी नहीं पहनता था वो राष्ट्रद्रोही माना जाता था। क्या माना जाता था? जितने भी लोग थे वो सब खादी पहनने लग गए थे। बाहर के कपड़ों को आपको पता ही है, होली जलाते थे वो। और अगर किसी ने विदेशी कपड़ा पहना हुआ तो उसको बड़ी हे दृष्टि से देखते थे कि भाई ये देश का आदमी नहीं है, ये तो ब्रिटिश का क्या है, उनका चमचा है ये। समझ में आया? तो गांधी ने इस तरह का भाव उस जमाने में क्या क्या पैदा किया। आजादी ऐसी थोड़े मिली भाई। तो अगर किसी भी देश से आपको जंग जीतनी है तो सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था को क्या कर दो, उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या करो? प्रहार करो।
आर्थिक रूप से कमजोर कर दो उसको। कोई भी शत्रु हो आपका, उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो शत्रुता भूल जाएगा। क्योंकि दाल रोटी की लड़ाई में फिर क्या होगा। चलो, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत बड़ा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द्वारा की गई थी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो कब आई थी, तो 6 अप्रैल 1948 को आई थी। किसने प्रस्तुत की थी, उस समय के जो केंद्रीय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करने वाली इस पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी की नींव रखी गई। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन आपने मिक्स तक ध्यान नहीं करना, आपने मिक्स्ड एंड कंट्रोल्ड। उस समय क्या थी, कंट्रोल थी। 1991 तक, जब तक कि एलपीजी नहीं आया, जब तक कि एलपीजी नहीं आया, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, जब तक इस नीति को नहीं अपनाया हमने, तब तक मान सकते हैं कि कंट्रोल मतलब जितने भी बड़े उद्योग थे, जो भी इंपॉर्टेंट उद्योग थे, उन पर सरकार का नियंत्रण था, निजी व्यक्ति उसको नहीं खोल सकता था। 1991 में अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई, क्या महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई, फॉरेन रिजर्व कुछ महीनों के लिए बच गया, कुछ दिनों के लिए बच गया था मेरे ख्याल से हमारे पास। फॉरेन रिजर्व समझते हो, विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है वो खत्म होने वाला था। विदेशी मुद्रा का भंडार अगर खत्म हो जाता तो हमारा जो ट्रेड है वो मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हो जाता, इम्बैलेंस हो जाता। ट्रेड के लिए फॉरेन रिजर्व की जरूरत पड़ती है। अगर हमें विदेशी व्यापार करना है तो किस में होता, हो डॉलर में होता था। तो उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, महान अर्थशास्त्री बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है, इस देश को क्या करने वाले, उस खराब मतलब आर्थिक स्थिति से बाहर निकालने का जो काम किया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। तब क्या किया गया, जो लाइसेंसिंग राज था, इंस्पेक्टर राज था, जो लाइसेंस लेने पड़ते थे, तरह तरह की एनओसी लेनी पड़ती थी, है ना, वो सब चीजें खत्म की गई। सरकार ने अपना नियंत्रण ढीला किया। प्राइवेट के लिए भी क्या किए, दरवाजे खोले गए, लिस्ट बनी, एक लंबी लिस्ट थी जिस पर सिर्फ सरकार का अधिकार था कि भाई ये उद्योग सिर्फ सरकार चला सकती है, इसे निजी व्यक्ति नहीं चला सकता। उन्हें निजी लोगों के लिए क्या कर दिया, खोल दिया गया। समझ में आया। और सरकार ने अपनी वाली लिस्ट छोटी कर दी और निजी वाली जो लिस्ट है वो क्या कर दी, बड़ी कर दी। और समझ गए वो कि वैश्वीकरण का दौर आ चुका है और हमें भी वैश्वीकरण में क्या करना पड़ेगा, सहभागी बनना पड़ेगा। पूरी अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ठीक है, निवेश को आकर्षित करना पड़ेगा। और इस प्रकार से इकोनॉमी में क्या आया, फिर हमने देखा, एक समय देखा जब जीडीपी कहां तक पहुंच गया, बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गया। इतना समझ में आया। ठीक है, तो मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था समझ में आ गया आपके। बाद में समाजवादी ढंग के समाज, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना के उद्देश्य से 1948 की औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई। बहुत जल्दी दूसरी नीति आ गई। दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई, 30 अप्रैल 1956 को आ गई। क्यों आई, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाजवादी ढंग के समाज। नेहरू जो थे वो कहते हैं मैं समाजवादी, नेहरू क्या कहते थे, मैं समाजवादी हूं। ठीक है, उद्योगों को सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अवशिष्ट उद्योगों की अवशिष्ट उद्योगों को निजी उद्यम के लिए खुला छोड़ दिया गया। बाद में, अब दिखना भी चाहिए ना, मैं तो बोल दूं लेकिन दिखना भी तो चाहिए। बाद में समय समय पर पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर, नई औद्योगिक नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही, किंतु इन सब का आधार 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ही रहा। अब आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। उसका जो लक्ष्य था वो क्या था, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, कृषि और सिंचाई।
लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस महान सांख्यिकीविद ने मॉडल तैयार किया था, पीसी महालनोबिस, अरे महालनोबिस मॉडल पे था ना दूसरी पंचवर्षीय योजना। दरअसल इसको अब नहीं पढ़ रहे हैं, कारण क्या है, नीति आयोग आ गया है, तो अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। देख लीजिए एक बार, पीसी महालनोबिस महान सांख्यिकीविद, उसमें क्या किया गया, हैवी इंडस्ट्री को क्या किया गया, टारगेट किया गया। पीसी महालनोबिस, इनका सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं हम, स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं हम, उनके जन्मदिन पर या उनके मरण दिन पर, पुण्यतिथि पर या जन्मदिन पर। पुण्यतिथि बोलते हैं जिस दिन डेथ होती है, जन्मदिन बोलते हैं जिस दिन जन्म होता है। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक। देखो वर्ल्ड का नहीं भाई, देश का। किस दिन है, पीसी महालनोबिस, इस डेट को याद कर लीजिए, समूह टाइप पेपर जो होंगे उसमें आएगा क्वेश्चन। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने बोलना है 29 जून को। और क्यों मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर, ठीक है, बर्थडे। अब आगे दिखाएंगे थोड़ा प्रभु। अब देखो उद्योग क्षेत्र में क्या क्या हुआ। एक गलती हो गई हमसे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग आता है, टर्सरी सेक्टर में सर्विस आता है। हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर पर ध्यान दिया, सेकेंडरी सेक्टर पर भी ध्यान दिया, टर्सरी सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे दिया हमने। दरअसल हमें चलना था कैसे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, हमने जंप कर दिया सीधे किसमें, टर्सरी में। और सर्विस सेक्टर में तो ठीक ठाक है हमारा। मेरे ख्याल से कहीं पढ़ लिया हम लोगों ने कि जिस देश में टर्सरी सेक्टर सबसे अच्छा होता है वो उतना ही विकसित होता है। पर भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस देश में सेकेंडरी सेक्टर होता है उस देश में बेरोजगारी कम हो जाती है अपने आप। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, उद्योग। और उद्योग क्या करते हैं, दो तीन चीजें करते हैं। नंबर एक, रोजगार में वृद्धि करते हैं, रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। नंबर दो, निर्यात। जब प्रोडक्शन होगा तो कितना खाओगे, निर्यात भी तो करोगे। तो उस चीज को चाइना तो समझ गया, हमने कहीं गड़बड़ कर दी। हम टर्सरी में ठीक ठाक हैं लेकिन हम सेकेंडरी में गड़बड़ है भाई। क्या हो गया, अगर उद्योग होते और बहुत सारे उद्योग होते और जैसे चाइना में है उसी तरह के होते, तो जितने भी मोबाइल, कंप्यूटर, जितनी भी ये चीजें जो भी बन रही है ये हमारे देश में बन रही होती। सस्ता लेबर हमारे पास था सारी, जिसको बोलते हैं क्या, बचत भी थी हमारे पास, निवेशक निवेश भी करना चाह रहे थे। लेकिन कुछ और थोड़ा सा कहीं पर राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर आया वो भी निवेशकों को क्या करता है, परेशान करता है। राजनीतिक अस्थिरता बोलते हैं जिन देशों में राजनीतिक स्थिरता होती है उन देशों में निवेशक आकर्षित होते हैं। चीन में बहुत समय से देख रहे होंगे सी जिनपिंग देख रहे हो। रूस में बहुत समय से देख रहे होंगे आप, कौन, पुतिन। और हमारे देश में क्या हुआ, एक दौर ऐसा आया कि गठबंधन सरकारों का, कभी ये प्रधानमंत्री, कभी ये प्रधानमंत्री, कभी ये प्रधानमंत्री, सबकी अलग अलग नीतियां, बड़ा हौच पौच सा हो गया। तो जब प्रधानमंत्री, जब सरकारें परिवर्तित होंगी तो उनकी नीतियां भी परिवर्तित होंगी और जो निवेशक होगा वो डरेगा। माना आप एक अलग देश हो, मैं निवेशक हूं, तब तक पता चला कि आप प्रधानमंत्री हो, आपकी नीति अलग है। मैंने आपकी मेरी बातचीत हुई, एक मेमोरेंडम साइन हुआ, मैं निवेश करने के लिए पैसा लगाने ही वाला था, तब तक पता चला कि आप हट गए वहां से, वो बन गए प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा नहीं, नीति ये होगी, ठीक है। फिर इनसे बातचीत हुई, फिर मेमोरेंडम साइन हुआ, फिर मैं पैसा लगाने ही वाला था, तब तक पता चला ये नहीं, इनके साथ वाले ने क्या कर दिया, इनका तख्ता पलट कर दिया, ठीक है। फिर पता चला वो प्रधानमंत्री बन गए। तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर देश की कुछ घटनाएं, बड़ी वैसी घटनाएं जिससे कि निवेशक क्या होता है, परेशान होता है। क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो अपने साथ लोगों को भी लेके आएगा, पैसा भी लेके आएगा। अब पता चल रहा है आपके देश में दंगे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं,
दंगे हो रहे हैं, आपके देश में सुरक्षा नहीं है उस हिसाब से, माना ये बनाए जाते हैं, प्रायोजित होते हैं कई बार, ये अन्य देश भी षड्यंत्र करते हैं कई बार कि आपके देश में निवेशक अट्रैक्ट ना हो, इसलिए कुछ चीजें क्या की जाती हैं, प्रायोजित की जाती है, जबरदस्ती भड़काई जाती है, ताकि उसके देश में क्या हो, निवेशक निवेश करे। अब वो देश जो है चीन है, वहां तो वही है, देखा होगा आपने, स्टूडेंट ने हड़ताल कर दी तो टैंक चढ़ा दिए। वहां नहीं है डेमोक्रेसी इस तरह की जैसे देश में, हमारे देश में है। तो वहां तो ये है कि जो नियम बन गया वो बन गया, ठीक है, उसका विरोध करने वाला अंदर से करेंगे, मन ही मन में, बाहर नहीं कर सकते। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में नीतियां बनती हैं तो हमारे लोग क्या करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, स्वतंत्र है क्योंकि डेमोक्रेसी है सबसे बड़ी। पहली योजना में 5.54, दूसरी योजना में 5.59, तीसरी योजना में 6.28। बढ़िया चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा था तब तक। तीसरी 3 वार्षिक योजनाएं 1.42, 3 वार्षिक योजनाएं, क्या बोलते हैं इसको भाई, 62 में भारत चीन युद्ध हो गया, भारत चीन युद्ध हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, प्लान हॉलिडे, प्लान हॉलिडे बोलते हैं। 3 वार्षिक योजनाएं चलाई तो 1.42, फिर चौथी योजना में 4.91, फिर 5वीं योजना में 6.55, यहां पे थोड़ा खुशी मिलती है। फिर ऊपर जाते हैं हम, छठी योजना में 5.32, फिर 7वीं योजना में 6.77, जबरदस्त। फिर 2 वार्षिक योजनाएं चलती हैं, मोरारजी देसाई की सरकार, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान, शायद रोलिंग प्लान वाला काल है, 0.10। फिर 8वीं योजना में 7.58, फिर 9वीं में 4.29, 10वीं योजना में 9.4। गजब जिसे बोलते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा आज तक 10वीं योजना में 9.4 रहा, इससे ऊपर है कहीं, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है भाई, पढ़ते हुए चले आ रहे हैं हम लोग। 9.4 10वीं योजना, लगा कि हाँ अब क्या है, बढ़िया है सब कुछ। लेकिन फिर 11वीं योजना में 7.2, फिर 12वीं योजना में 8.1। अब आगे का डेटा देखना हमने कि क्या चल रहा है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, अगर मैं बनाता तो यहां से बनाता कि सर्वाधिक कब, आंसर 10वीं योजना में। उद्योग क्षेत्र में अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा विकास कहां पर देखा जा रहा है तो 9.4 के साथ 10वीं योजना, ठीक है। चलो जी आगे, ऊपर भी दिखा दो क्या लिखा हुआ, चलो आगे बढ़ो, इसको दिखाओ। 24 जुलाई 1991 में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की। डेट याद करनी पड़ेगी, 24 जुलाई 1991, लिबरलाइजेशन, यही वो समय है। 24 जुलाई, 2 4 6 याद रखना आपने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, नहीं 2 4 7, 2 4 7, 24/7/1991 में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की। औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की धीमी प्रगति, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता, रुग्णता बोलते हैं सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या हो रही थी, सिक हो रही थी। और आप लोग तो प्रत्यक्षदर्शी, पता नहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बट हमने अपने सामने आईडीपीएल को सिक होते हुए देखा, बीमार होते हुए देखा और मरते हुए देखा। हमने आईडीपीएल के चरम को भी देखा था कभी, कि जब आईडीपीएल हम जाते थे तो तब पता चलता था कि हम विदेश में आ गए, ऐसा लगता था कहाँ आए, विदेशी धरती पर है। और कभी हमने उसको बीमार होते हुए देखा और अपने सामने मरते हुए भी देखा। किसको? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो खाली आईडीपीएल रुग्ण नहीं हुई, ऐसे पता नहीं कितने उद्योग रुग्ण हुए। महंगाई की उच्च दर, महंगाई की उच्च दर यानी इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत हाई हो गया था। विदेशी मुद्रा विनिमय का संकट, फॉरेन एक्सचेंज, विनिमय बोलते हैं एक्सचेंज, फॉरेन जो करेंसी थी उसके एक्सचेंज का संकट उत्पन्न हो गया के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक नीति में यह एक क्रांतिकारी उद्भव था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि उदारीकरण क्यों लाना पड़ा मनमोहन सिंह, देखिए लाते तो सरकार है पर वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। इसलिए उन्होंने सुझाया कि भैया ये लाना पड़ेगा, ठीक है। तो
तो आपने यही बोलना है, पहला कारण क्या था, क्यों आया उदारीकरण? पहला कारण था औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति क्या हो गई थी, बहुत धीमी हो गई थी। दूसरा बोलना है बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। तीसरा बोलना है आपने सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक गुणता, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे यानी सरकार के जो उद्योग थे वो सिक हो रहे थे और मर रहे थे, मतलब बंद होने के कगार पर आ गए थे, यानी घाटे में चल रहे थे और सरकार को वेतन देना पड़ रहा था उन लोगों को। क्या करना पड़ रहा था? महंगाई की उच्च दर हो गई थी, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज का संकट उत्पन्न हो गया था, इस कारण से उदारीकरण लाना पड़ा। चलो जी आगे आगे बढ़ो, जीबीए में योगदान बाद में देख लेंगे, फिलहाल इसको देख लेना बस। फर्स्ट एई जो 21 में कितना 28.2, ये क्वेश्चन बनेगा, ये लास्ट पॉइंट जो है। और आगे जाइए भाई, बॉक्स मत पढ़ाइए अभी, यही है ठीक है। नई औद्योगिक नीति का मूल उद्देश्य अधिक स्पर्धात्मक घरेलू पर्यावरण बनाना था, जबकि व्यापार नीति का उद्देश्य, जो ट्रेड पॉलिसी होती है, उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सुधार करना था। तभी से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने घर विदेशी तथा देशी निजी निवेशकों के लिए खोल दिए हैं। औद्योगिक वातावरण में यह परिवर्तन पूर्ववर्ती सोवियत संघ के विघटन तथा राजकीय पूंजीवाद के ध्वस्त होने के बाद आया। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। अब ये देखो, नई औद्योगिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? कॉम्पिटिटिवनेस, स्पर्धा किसे बोलते हैं? कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस, स्पर्धा। एक बोलते हैं ना हम कि क्या होना चाहिए, दो वर्ड यूज करते हैं हम, एक बोलते हैं हम स्पर्धा और एक होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, चलो बाद में बताऊंगा। अधिक स्पर्धात्मक घरेलू पर्यावरण बनाना था। ट्रेड पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में सुधार करना था। क्या करना था? अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में सुधार करना था। तभी से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने घर अब ये विदेशी तथा देशी निजी निवेशकों के लिए खोल दिए, निजी निवेश के लिए खोल दिए। औद्योगिक वातावरण में यह परिवर्तन क्यों हुआ? अगर यहां से क्वेश्चन बना कि औद्योगिक वातावरण में यह परिवर्तन क्यों हुआ, कारण था फॉर्मर यूएसएसआर का विघटन। पूर्व सोवियत संघ जो था वो विघटित हो चुका था, कई देश उससे टूट चुके थे, जिसमें से यूक्रेन भी एक था। और फिर बाद में वो क्या बना? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। वो सारे देशों ने मिलकर फिर एक क्या बनाया? सीआईएस कंट्रीज बोला जाता है उन्हें। क्या बोला जाता है? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट। सोवियत संघ के जो टुकड़े हुए, जो देश अलग हुए, उनको मिलाकर जो संगठन बना उसको बोलते हैं सीआईएस कंट्रीज। फिर आपने देखना सीआईएस कंट्रीज में कितने देश थे। जब 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के समय क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? राजकीय पूंजीवाद का ध्वस्त होने के बाद आया। राजकीय पूंजीवाद क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। पूंजीवाद था मगर कैसा? राजकीय पूंजीवाद। और वो क्या होगी? व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। गेलब्रेथ ने उचित ही कहा है। ऊपर दिखाइए भाई, गेलब्रेथ महोदय क्या कह रहे हैं? विश्व एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें बाजार तथा राज्य दोनों की भूमिका है। बाजार की भी अपनी भूमिका है, राज्य की भी अपनी भूमिका है। हम नियंत्रणकारी सिद्धांत के युग से व्यवहारवादी युग की ओर बढ़ रहे हैं। नियंत्रणकारी सिद्धांत, आपने देखा होगा कई देश क्या करते हैं? नियंत्रणकारी सिद्धांत को क्या करते हैं? लागू करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वो किसको? व्यापार को। वो चाहते हैं कि हमारे देश में बने, हम ही बस बाहर से कुछ ना लेना पड़े, हम सिर्फ निर्यात करें, आयात ना हो। ऐसा नहीं हो सकता भाई। क्या नहीं हो सकता? ये जो नियंत्रणकारी सिद्धांत अमेरिका में भी देखा जाता है, ये अमेरिका में भी नियंत्रणकारी सिद्धांत, अमेरिका की भी पॉलिसी रही है नियंत्रणकारी सिद्धांत की, कि हम एक्सपोर्ट तो करें, इंपोर्ट ना करना पड़े ज्यादा। ठीक है, चलो फिर औद्योगिक प्रगति पढ़ते हैं। अब क्या हुआ? औद्योगिक प्रगति, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। इसको हाईलाइट करना है आपने। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की स्थापना कब हुई? आंसर, वर्ष 1995 में। वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग का इसमें विलय करके इसका पुनर्गठन किया गया। फिर पूछेगा औद्योगिक विकास विभाग का इसमें विलय कब किया गया? आंसर बोलना है आपने सन 2000 में।
इससे पहले अक्टूबर 1999 में लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग एसएसआई एंड एआरआई तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम एचआई और पीई हैवी इंडस्ट्री और पीई के लिए अलग अलग मंत्रालय बनाए गए थे। इस विभाग को पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहा जाता था और जनवरी 2019 में इसका नाम बदलकर डीपीआईआईटी विभाग को हस्तांतरित डीपीआईटी कर दिया गया। वर्ष 2018 में ई कॉमर्स से संबंधित मामले इस विभाग को हस्तांतरित किए गए थे और वर्ष 2019 में आंतरिक व्यापार व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों के कल्याण और स्टार्टअप्स के लिए से संबंधित मामलों का प्रभार इस विभाग को दे दिया गया। डीपीआईआईटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इसका किसका एब्रीविएट है ये याद करना है, इसके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये याद करना है, पॉइंट बना के लिखे डीपीआईआईटी क्या क्या करता है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ ना, आंतरिक व्यापार व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों के कल्याण स्टार्टअप्स, ये सब चीजें किसके पास है, संबंधित मामलों का प्रभार इस विभाग के पास है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ो। यह विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सुने हैं, आईपीआर सुना है? जब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पढ़ा चुका हूं मैं, WTO पढ़ा चुका हूं, और जब आप वीपो पढ़ेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, तो वहां पे आप पढ़ेंगे ये कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं। तो यह विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामलों और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित 6 अधिनियमों को भी संचालित करता है। अब यहां से अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाता तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि कौन सा विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित 6 अधिनियमों को संचालित करता है। आंसर डीपीआईआईटी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, फिर यह विभाग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एनआरआई द्वारा निवेश से संबंधित मामलों को भी देखता है। तो आपने बार बार क्या करना है, क्या क्या देखता है डीपीआईआईटी, तो ये सब देखता है। ये विभाग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एनआरआई द्वारा निवेश से संबंधित मामलों को भी देखता है और देश के औद्योगिक विकास में निवेश का संवर्धन करता है। क्या करता है? संवर्धन करता है। आगे थोड़ा इन्हें बोल दो आ जाओ। सबसे ऊपर जो मैं फोन मिला के दे रहा हूँ, ठीक है, पूछ रहे हैं आए कि नहीं आए। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक औद्योगिक निष्पादन का दूसरा पैमाना है जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं CSO। किसको बोलते हैं? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने मई 1917 में IIP के आधार वर्ष को संशोधित करके 2004-05 से 2011-12 कर दिया है। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा 2011-12 वाला। क्या बनेगा? 2011-12 वाला क्वेश्चन बनेगा कि 2004-05 पहले क्या था, आधार वर्ष था, अब क्या है, आपने बोलना है 2011-12। क्लियर हो गया? अगला, नियोजन काल के दौरान भारत के सकल मूल्यवर्धन GVA में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र को, का GVA में हिस्सा 1950-51 में 13.41% था। देखो कितना कम था, जो वर्ष 2020-21 में 25.9% से बढ़कर 21-22 में 28.2% पर रहने का अनुमान है। कहाँ? तो 13.41, और ये 13.41 भी बहुत वैसा था, बुरी स्थिति में, सुई से लेके जहाज तक सब बाहर से मंगाना पड़ता था। समझ में आया? ठीक है जी, आगे।
ये वृद्धि बता रहा है, इसमें मेन ये याद करना है आपने 11.8। कब? 2021-22 फर्स्ट जो एई है इसके हिसाब से कितना है? 11.8। क्लियर? आगे बढ़िए। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में आईआईपी की वृद्धि दर नकारात्मक -8.4% रही थी, जबकि 21-22 में यह सकारात्मक वृद्धि के साथ 11.4% पर पहुंच गई। बहुत ज्यादा नहीं है भाई, लेकिन इस माइनस से तो बहुत अच्छा है। 11.4% पर पहुंच गई वर्ष 2020-21। आगे बॉक्स बड़े दे रखे 20-21। आगे यही है। खनन, विनिर्माण व बिजली जैसे क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर पाई गई थी, जबकि वर्ष 2021-22 में इन्हीं क्षेत्रों यथा खनन, विनिर्माण और बिजली में क्रमशः 12.2%, 11.8%, 7.9% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। ये विनिर्माण किसको बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। किसको? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ही है। ठीक। आईआईपी के उपयोग आधारित वर्गीकरण के सभी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। यह नकारात्मक वृद्धि मुख्यतः कोरोना काल में बंद हुए उद्योगों के कारण रही थी, परंतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आईआईपी के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर पाई गई है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। आगे, वर्तमान में बाजार मूल्य पर जीवीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2021-22 आधार वर्ष 2011-12। ये आधार वर्ष जरूर याद करना भैया, ये क्वेश्चन बनता है यहां से। जीवीए के लिए जो आधार वर्ष है वो क्या है? 2011-12। ये चेंज होगा अब जल्दी, बहुत टाइम हो गया इसको। 2011-12 में 28.2% है। कितना है? ये क्वेश्चन बनेगा प्री में, 28.2%। ठीक। योजना अवधि में पूंजीगत भारी उद्योग यानी कैपिटल इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्रीज में निवेश का विस्तार किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग वस्तुओं, खनन, लोहा, इस्पात, उर्वरक जैसे उत्पादन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकी है। किस किस में आत्मनिर्भरता प्राप्त की हमने? इंजीनियरिंग वस्तुओं, खनन, लोहा, इस्पात, उर्वरक जैसे उत्पादन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकी है। आगे, औद्योगिक प्रगति के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में आयात प्रतिस्थापन की नीति को सफलतापूर्वक अपनाया जा सका है। आयात प्रतिस्थापन बोलते हैं आयात को कम करना, आयात को कम करना, निर्यात को बढ़ाना। अगर आपको समृद्ध होना है तो आपका निर्यात ज्यादा होना चाहिए, आपका आयात क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो बराबर रहे आयात निर्यात, तो हम बोलते हैं बैलेंस है, पर प्रॉफिट नहीं होगा उसमें। हमारा प्रॉफिट कब होगा? निर्यात ज्यादा, आयात कम। तो आयात प्रतिस्थापन की नीति को, इतना अच्छा कलर कैसे आ रहा भैया? आयात प्रतिस्थापन की नीति को सफलतापूर्वक अपनाया जा सका है। भारत के निर्यात में गैर परंपरागत वस्तुओं, विशेषकर इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात तेजी से बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन को पक्ष में करने में सहायता मिली है। औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवा का विस्तार हुआ है, जिससे न केवल औद्योगिक विस्तार की गति मिली है, बल्कि विदेशी मुद्रा को भी बचाया जा सका है। योजना अवधि में औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक संरचना में विविधता एवं आधुनिकीकरण देखने को मिलता है। आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योगों के विस्तार के साथ साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं, औषधि, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे आधुनिक उद्योगों का भारत के औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विदेशी व्यापार की संरचना भी अनुकूल हुई है। खुश होइए जहां जहां पर आपके देश के हित में कोई चीज बोली जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विदेशी व्यापार की संरचना भी अनुकूल हुई है। प्रसन्न होना है यहाँ पर और याद करना है कि हाँ भी अनुकूल हुई है। योजना अवधि में हुए औद्योगिक विकास के कारण ही अब भारत में विनिर्मित वस्तुओं का आयात न होकर कच्चे माल एवं पूंजीगत पदार्थों का निर्यात होने लगा है। ठीक है। मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ, अभी सुबह बताया था मैंने, स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मोस्पी की फुल फॉर्म। मोस्पी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात की वृद्धि दर 36.7% रही, जबकि वर्ष 2020-21 में यह
-1.3% थी। देखो ना कितनी बुरी स्थिति हो गई थी कोरोना काल में। 1 अप्रैल 2015 को घोषित, आगे भारत की नई विदेश व्यापार नीति, हाईलाइट कीजिए, भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब घोषित हुई, डेट बताइए, अभी पढ़ी मैंने, 1 अप्रैल 2015। विदेश व्यापार नीति, इस व्यापार नीति को बढ़ाकर मार्च 2023 कर दिया गया है। का उद्देश्य वर्ष 2019-20 तक भारत के निर्यात में $900 बिलियन तक तथा वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान 1.7% से बढ़ाकर 3.5% तक करना था। ध्यातव्य है कि 2020 में भारत विश्व का 21वां अग्रणी पण्य निर्यातक 1.6% के साथ और 14वां अग्रणी पण्य आयातक 2.1। देखो ना, निर्यात हमारा कम हो रहा है 1.6, संपूर्ण विश्व का 1.6% निर्यात हम करते हैं और संपूर्ण विश्व का 2.1% आयात इंपोर्ट हम करते हैं। अभी भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट क्या है, कम है। जिस दिन ये आंकड़ा उस आंकड़े से बड़ा हो जाएगा, ये अंक उस अंक से बड़ा हो जाएगा, जिस दिन यहां पर 2.1 लिखा होगा और वहां पे 1.6 लिखा होगा, तो समझ लेना बढ़िया हो गया। अभी दिक्कत है 1.6% और 14वां अग्रणी पण्य आयातक यानी 2.1%। ऊपर कीजिए। देश बन गया था, वर्तमान में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है अमेरिका। और अमेरिका ऐसे ही नहीं बनता, कहीं ना कहीं हित जो होते हैं वो क्या होते हैं। वर्ष 2021 तक विश्व व्यापार में भारत के हिस्सेदारी का लक्ष्य दोगुना रखा गया था। अब है भाई GCF इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण। पढ़ने में अभी बोरिंग लग रहा होगा, पेपर प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं क्वेश्चन, कैसे बनते हैं। NSO द्वारा 17 मई 2021 को राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, इन चारों को अलग अलग याद कीजिए। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के संबंध में आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के अनुसार उद्योग में सकल पूंजी निर्माण GCF की समृद्धि दर वर्ष 2018-19 में 10.7% से गिरकर वर्ष 19-20 में 2.9 पर आ गई थी, जो कोरोना काल में उद्योग में निवेश की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2019-20 में खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं और निर्माण में क्रमशः -16.6, -0.1, -5.4, -4.8% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अब ये जमाना चला गया, इसको एक बुरा वक्त समझ के भूल जाइए, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि समग्र उद्योग क्षेत्र के में स्थिर मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण GCF वर्ष 2018-19 में 47.48 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 48.88 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। भाई लास्ट वाला थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये लाइन। बाकी कोरोना काल अब क्या हो गया, भविष्य की भूतकाल में चला गया। ठीक है, अब है औद्योगिक स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन। मैंने आपको कहा था एक थ्योरी है किसकी, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, किसका, वेबर का। किसका, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। थोड़ा उसको ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत हम पढ़ते हैं जब भूगोल पढ़ रहे होते हैं, पूरा ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं। ये सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा क्या, बन चुका है, किसमें, मेंस में बन चुका है, PCS में, उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन बन चुका है कि औद्योगिक स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं भारत में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना 16 नंबर। क्या लिखना है कि अगर यहां से क्वेश्चन बना तो कितने का बनेगा, 16 नंबर का बनेगा। क्या है ये बंद हो गया, कितने मिनट की हुई, कर दो, बंद कर दो।